नमस्कार दोस्तों, विशेष गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 28, 29 और 30 दिसंबर का। और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पेपर में खबरें आई हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यूपी पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सबको पता है कि यूपी पीसीएस का जो इस बार का एग्जाम हुआ है उसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेंज में कवर की गई हैं, ठीक है। और अब करंट अफेयर्स वैसे नहीं रह गया कि जैसे सिंगल लाइन आप अंडरस्टैंड कर लो और वो चीज़ें एग्जैक्ट बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से पूछ लिया जाएगा। थोड़ा सा हमें इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को और गहराई में समझने की कोशिश करी जाएगी। तो उसके लिए ही चीज़ें को आपके लिए आसान पड़े उसको लेकर आए। तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो पहली खबर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत है। तो ये मैंने दोनों चीजें कवर की, प्री और मेंस दोनों में सब्जेक्ट, दोनों एग्जाम में जो जो चीजें आएंगी उसको मैंने अलग अलग तरीके से कवर किया है। तो ये पहला जो है वो एक गवर्नमेंट का सर्वे हुआ हाउस होल्ड, यानी कि जो घर होते हैं इंडिया में, घर जो है उन घरों का सर्वे हुआ है। इंडिविजुअल यानी घर घर का सर्वे हुआ है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। वैसे अमूमन 5 साल में एक बार होता था, लेकिन 2022-23 में हुआ, उसके बाद 23-24 में हुआ, 2 बार लगातार हुआ है। और उससे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका GS1 के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। GS1 में आप जो इंडियन सोसाइटी है, ये डेटा जो है, ये इन्फॉर्मेशन है, वहां भी यूज कर सकते हो मेंस के अंदर। और प्री में भी आपको ठीक ठाक से स्टेटमेंट, 11 स्टेटमेंट यहां से बन जाएंगे आपको। तो ये एक सर्वे हुआ है जो कि अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 का डेटा है ये, ठीक है। रूरल और अर्बन एरिया दोनों का ही है, गांव का भी है, शहरों का, दोनों का डेटा लिया गया है। और इसमें ये बोला गया है कि इसमें लगभग जो है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.61 लाख हाउस होल्ड, यानी कि लगभग 2.5 लाख घरों का सर्वे किया गया। इसके अंदर सैंपल सर्वे किया गया, 2.5 लाख घरों का सर्वे किया गया। अच्छा, इसमें तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि इसमें जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये देखिए, जो हर महीने जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग होता है, ठीक है, वो बढ़ा है, वो राइज किया है। यानी कि 2022-23 से 23-24 के अंदर थोड़ा सा कंजप्शन, यानी कि उपभोक्ता, यानी उपभोग करना, यानी कि लोग खर्चा ज्यादा कर पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ज्यादा कर पा रहे हैं, वो बढ़ा है पिछले मुकाबले। यानी कि 2023-24 में लगभग 4,112 था, 122 था, जो कि पिछले बार 3,733 था। यानी 22-23 में 3,733 था, जो बढ़कर कम से आप समझ लीजिए कि 300-350 रुपए बढ़कर 4,122 रुपए में हो गया है। यहां पर ये दिखा रहा है कि लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी सी बड़ी है, एवरेज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम, अच्छा, ये ओवरऑल है, ये आपका अर्बन और रूरल दोनों का इलाकों का मिलाकर है। लेकिन अगर हम सिर्फ अर्बन इलाके का देखें, ठीक है, सिर्फ आप शहरी इलाकों को देखें, तो इसमें ये जो कंपैरिजन है थोड़ा और बढ़ जाता है। लगभग 6,000, जो पिछले बार था वो 6,499 था, जो बढ़कर लगभग 7,000 हो गया है। तो यहां पर आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये चीज जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हुआ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो ये ग्रोथ है वो लगभग 3.5% की ग्रोथ हुई है। ये जो हुई है, ये 3.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है इसके अंदर। तो यहां पर दिखा रहा है कि भारतीय हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, लगभग 3.5% एक साल के अंदर बढ़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं रूरल अर्बन गैप। जो रूरल अर्बन गैप है, यानी कि शहर में और एक गांव के बीच में जो गैप आता है, ठीक है, वो बहुत तेजी से घट रहा है। पहले गैप बहुत ज्यादा था, शहर में एक्सपेंडिचर ज्यादा था, लोग कहते थे कि शहर में परचेसिंग पावर ज्यादा है, गांव के लोगों की परचेसिंग पावर कम है, ठीक है। अभी भी शहरों की ज्यादा है, लेकिन जो गैप था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब गांव के लोग भी जो है वो ज्यादा कमा रहे हैं, और ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं, ठीक है। अब थैंक्स टू जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो हो रहा है। माइग्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है, अब अपने होम स्टेट के अंदर चीजें मिल पा रही हैं, अपने गांव के अंदर मिल पा रही है। मनरेगा जैसी योजनाएं हैं उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही है, पेंशन योजना थोड़ी सी बढ़ी है, उससे आपको हेल्प मिल रही है। प्लस जो टेक्नोलॉजी जो गांव के अंदर पहुंची है, ठीक है, जैसे लेट सपोज हम जियो देख लेते हैं, एयरटेल देख लेते हैं, ये सब भी जब और गहराई अंदर पहुंचा है तो वहां के लोग भी इसको इस्तेमाल करके
अपनी पैसे की जो अर्निंग है बढ़ा पा रहे हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ने के साथ ग्रामीण शहरी अंतर में गिरावट जारी है। ठीक है, तो ये आप देखने को द डिफरेंस इन एवरेज मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया हैज फॉलन फ्रॉम 83.9% इन 2011-12 से अब समझ लीजिए कि लगभग आ गया है 69.7%। यानी कि 10 साल पहले जो गैप जो था वो 83-84% जो हुआ करता था वो घटकर लगभग 70% पे आ गया। यानी कि लगभग 12-13% का गिरावट देखनी, यानी कि जो गैप है लगभग 12-13% के हिसाब से कम हुआ है, जो कि ये शो कर रहा है कि गांव के अंदर रोजगार बेहतर मिल पा रहा है, गांव के लोग भी कमा पा रहे हैं। ये इस डेटा से निकल के आ रहा है और ये डेटा जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब ये रूरल अर्बन के बारे में लिखने को आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रूरल में, तो आप इस डेटा को लिख सकते हो कि जो सरकारी योजनाएं हैं या जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उससे गांव के लोगों को फायदा हो रहा है और ये चीज जो है इस बात को प्रूफ कर रही है। आगे देखते हैं, जो वेजेस है, ठीक है, जो गांव में मजदूरी है वो भी बढ़ी है। देखिए जो गांव की मजदूरी है वो 5.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन जो रियल वेज है, अब देखिए यहां पर दो तरह की वेज होती है, एक होती है नॉमिनल वेज और एक होती है तो रियल वेज में आपका एडजस्टमेंट जो इन्फ्लेशन के साथ करना पड़ता है। क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया इस दौरान में तो एक तरह से -0.4% से बढ़ी, यानी कि 0.4 घटी है। सैलरी बढ़ी है, वेजेस बढ़े हैं, तनख्वाह बढ़ी है, मतलब वेजेस मतलब दिहाड़ी कहते हैं उसको, वो बढ़ा है। बट एक्चुअली जो फील हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा हो गई है, तो वो उससे आप एक्चुअल कमाई कम ही हुई है एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये यहां पे शो कर रहा है, तो ये तो उसमें दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अब जो एक चीज हमें देखने को मिलती है, जो गिनी कोएफिशिएंट है जो कि इनइक्वालिटी बताता है, कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, जो गिनी गुणांक है वो जो है वो भी गिरा। गिनी कोएफिशिएंट क्या बताता है? गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी को दर्शाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स को कोर्स में पढ़ेंगे तो गिनी कोएफिशिएंट जो है वो एक दिखाता है कि कैसे इनइक्वालिटी मतलब हो रही है दो चीजों में, कैसे इनइक्वालिटी असमानता को दिखाता है। तो गिनी कोएफिशिएंट यहां दिखा रहा है कि वो भी गिरा है, यानी कि 2011-12 में 0.83% था जो घटकर 0.23% हो गया है। तो यहां पर एक गिनी कोएफिशिएंट के अंदर सुधार देखने को मिला है जो कि असमानता के अंदर। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट हैज फॉलन फ्रॉम 0.283 से 0.237 इन 2023-24 इन रूरल एरियाज एंड फ्रॉम 0.363 इन अर्बन एरिया से लेकर 0.284 यहां पर अर्बन एरिया के अंदर ये गिनी कोएफिशिएंट का यहां पर आंकड़ा है ये। ठीक है, अच्छा अब इसको यहां पे देख लेते, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर कि जो ये डेटा है, इस डेटा को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं कि जो शेयर ऑफ फूड है, जो खर्चा, जो पैसा खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो कहां रहा है, तो फूड पे देखते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ फूड इन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंस, कि जो लोग हैं वो खाने में खर्चा कर रहे हैं, खाने में फूड पे खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 22-23 के अंदर, ठीक है, आप देखोगे कि रूरल इंडिया ने 2022-23 में जो गांव में 46.38% जो अपना पैसा था वो खाने में खर्चा किया। ठीक है, जो बढ़कर 47.14 हो गया, यानी कि थोड़ा सा खाने में खर्चा ज्यादा हो रहा है। प्लस यही हालत गांव शहर के अंदर भी है, दोनों जगह पर खाने में, फूड में जो है वो खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो फूड का इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, उसका फूड महंगा हो सकता है, या उनकी पसंद का खाना अब ज्यादा अवेलेबल हो रहा है तो खाने में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी प्रोसेस फूड खा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरा डेटा जो है वहां पर दिखा रहा है कि चूंकि लोगों के पास सैलरी बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, तो उन्होंने इस चीज पे अपने ऊपर खर्चा किया है, अपने शौक। जैसे कि यहां देखिए ब्रेवेजेस एंड प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड क्या होता है? जैसे कि आपने जो टिन डब्बे में खाना होता है या बिस्किट होता है, इस तरह की चीजें प्रोसेस फूड है। ठीक है, तो वो आप देखोगे कि जो 2022-23 में देखेंगे 9.6 या 2011-12 में देखेंगे 7.90 था, वो बढ़कर 9.84 हो गया है गांव का, और अर्बन इलाके का 8.98 से 11% हो गया है, लेकिन ये 9% से 11% हो गया है, ये लगभग 8 से 10% हो गया है। यानी 10 साल के अंदर 2% जो है वो प्रिविलेजेस एंड प्रोसेस फूड में आ गया। यानी प्रोसेस फूड का होता है कि जो एक हायर लेवल का जो खाना हो जाता है, एक थोड़ा सा लेवल का उसमें, तो गांव के लोग अब प्रोसेस फूड को पसंद कर रहे हैं, यानी जो कमा रहे हैं वो प्रोसेस फूड को खाने में लगा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोसेस।
यहां देखते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं कि 10 साल 11 साल पहले जो 8% पे था वो बढ़कर 8.4% हो गया है। लगभग यहां पर आप देखिए लगभग 40.44 का दिखा और 7% से लेकर 7.1 है, यहां पे थोड़ा सा बढ़ा है। वेजिटेबल्स में जो है जो 10 साल पहले 6.62 था वो 6.03, यानी कि लोग वेजिटेबल कम खा रहे हैं। बिल्कुल यहां देखिए क्योंकि लोग अब प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं तो इन्होंने वेजिटेबल्स खाना कम कर दिया है, जो डेटा दिखा रहा है यहां 4.83 से 4.212 हो गया, यानी कि लोग अब नेचुरल स्वस्थ ताजा खाना कम खा रहे हैं और जो प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं। अब यहां पर ये आंकड़ा जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस्तेमाल होगा, जब आप GS3 पढ़ते हैं तो फूड प्रोसेसिंग का आता है, तो फूड प्रोसेसिंग में आप ये आंकड़ा दिखाकर बता सकते हो कि भाई ऐसा है कि हमारे देश के अंदर फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और लोग इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश देखते हैं क्योंकि ये आंकड़ा दिखा रहा है कि लोग अब प्रोसेस फूड खाना पसंद करते हैं और वो जो उनकी तनख्वाह है वो वेजिटेबल्स या दाल इसको छोड़कर प्रोसेस खाने की तरफ जा रहे हैं। तो भविष्य में प्रोसेस फूड का भविष्य बहुत अच्छा है, इस सेक्टर को और ग्रो करता दिखेगा। और जब प्रोसेस फूड का सेक्टर जो होगा पहले ही सेहत में वो खराब करता है, देखिए प्रोसेस फूड और रॉ फूड में आप समझिए कि प्रोसेस फूड आपकी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पैसे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी जैसे कि लेट्स सपोज आम है, आम आपने लिया, आम को आपने ऐसे खा लिया तो वो रॉ फूड हो गया, लेकिन आपने आम को काट कर उसका जो है वो अचार बना दिया, ठीक है, या आपने सेब को काट कर मुरब्बा बना दिया, ये हो गया प्रोसेस फूड। अब जो नेचुरल है वो नेचुरल है, बट जो प्रोसेस फूड होता है वो टेस्टी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, खराब नहीं होता, बहुत देर चलता रहता है, ठीक है। तो प्रोसेस फूड में क्या होता है कि ये चीजें महंगी बिकती हैं, रॉ फूड सस्ता बिकता है, प्रोसेस फूड महंगा बिकता है। महंगा फूड बिकने से जो किसान है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो खाने में तो भले ही ये चीजें उतनी अच्छी ना हो, बट पैसे के मामले में ये बहुत आपको फायदा करते हैं, और डेटा आपको यहां से दिखा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो इस चीज में ज्यादा कर रहे हैं। प्लस आप यहां देखो कि जो नॉन फूड आइटम्स के अंदर भी जो है वो जैसे गाड़ी के ऊपर भी बढ़ोतरी हुई है कम से 3%, यानी कि पेट्रोल महंगा हुआ है, कन्वेंस के अंदर महंगा हुआ है, ड्यूरेबल गुड्स जो हैं यानी कि चीजें AC TV इस पे भी महंगा हुआ है, ठीक है, लेकिन फ्यूल और लाइट जो ये है ये सस्ता हुआ है, यानी कि इस पे कम खर्चा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके अंदर, ठीक है, और अर्बन में इलाके में भी यही चीज आ रही है इसके अंदर। चलिए ये तो पूरा आपका डेटा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स जो आए थे जो एग्जाम में जो प्री वगैरह में सीधे पूछ लेते हैं, टर्म्स आते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ये टर्म आया। चूंकि पूरा जो स्टोरी है वो तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन टर्म इंपॉर्टेंट है, तो बस आप समझ कि जो फॉरेन का मतलब विदेशी, ठीक है, तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज एन इन्वेस्टर हु होल्ड सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स इन अ कंट्री अदर देन देयर ओन, यानी कि मान लो आप इंडिया के हो और आपने जाकर अमेरिका में जाकर कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ बॉन्ड ले लिए, ठीक है, तो आप वहां कहला जाओगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इसी तरह से इंडिया की मार्केट के अंदर कोई विदेशी आकर यहां की कंपनियों को शेयर खरीद ले, यहां पर म्यूचुअल फंड खरीद ले, यहां पर बॉन्ड खरीद ले, तो वो से बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो भी है वो भी इकोनॉमिक्स से आता है, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है? नई मार्केट है, नया एक सिक्योरिटी है जो पहले ट्रेड नहीं हुई है, यानी म्यूचुअल फंड नहीं पहले नहीं हुआ है, ठीक है, या आईपीओ आ गया, ठीक है, पहली बार हो रहा है, तो वो शेयर से पहली बार आ रहे हैं, उन्हें प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, ये भी इकोनॉमिक्स टर्म है, ठीक है। तीसरा आता है ज़ैदी शिया मिलिटेंट ग्रुप। अब ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स आता है, आप अगर पीसीएस का पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई ये फला ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, फला कहाँ एक्टिव है। तो ज़ैदी शिया मिलिटेंट ग्रुप जो है ये यमन के अंदर है, अभी यमन की स्टोरी पढ़ेंगे तो वहां पर ज़ैदी शिया मिलिटेंट ग्रुप जो है संबंधित इससे है, तो ये इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। एक और है constitution75.com, ये सरकार की स्पेशल वेबसाइट है जहां पर संविधान के बारे में चीजें बताई गई हैं। तो constitution75.com जो है एक वेबसाइट है। ये तमिल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो तमिल लैंग्वेज में क्या हुआ है कि जो फिजी है, फिजी देश है जो कि न्यूजीलैंड के पास में है, जहां पर बहुत सारे अप्रवासी इंडियंस वहां रहते हैं, यानी कि बहुत सारे इंडियंस जो कि फिजी में अंग्रेज उनको ले गए थे काम करने के लिए, आज वो वहां पर अच्छी तादाद में है।
तो वहां पर फिजी के अंदर, उस देश के अंदर तमिल को सिखाया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है। तो तमिल टीचिंग प्रोग्राम जो है फिजी में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। मलेरिया को लेकर मोदी जी ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। जो constitution75.com है, वहां पर ही इस वेबसाइट के अंदर मेंशन है कि मलेरिया के केसेस के अंदर 80% की कमी आई, 80% की रिडक्शन हुआ है केसेस के अंदर। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 80% का गिरावट देखने को मिली है। अगर बुक्स की बात करते हैं, बुक्स जो है आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, हर तरह के उसमें बुक्स एंड ऑथर के आ जाती है। तो प्रोफेसर टीवी पॉल है, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है द अनफिनिश्ड क्वेस्ट। तो एग्जाम में एक पेपर में, न्यूज़पेपर में इस किताब के ऑथर का इंटरव्यू आया था। तो द अनफिनिश्ड क्वेस्ट जो है, इंडिया सर्च फॉर मेजर पावर स्टेटस फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये किताब का वहां पे, तो उसको देख लीजिएगा इसका, द अनफिनिश्ड क्वेस्ट। अब बात करते हैं, ये द इंडियन एक्सप्रेस का ही खबर है, ये है कि हुतीज ऑफ यमन एंड हाउ द फिगर इन ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल। आपको पता ही है कि ईरान और इजराइल का मसला चल रहा है। ईरान ने इजराइल को काउंटर करने के लिए 3 जगह पर चीजें चलाई। पहला है फिलिस्तीन के अंदर हमास को खड़ा किया, ठीक है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खड़ा किया, और यमन के अंदर उन्होंने हूथी को खड़ा किया। तो 3 लोग जो हैं, और उनका मकसद था कि 3 तरफ से अटैक करेंगे तो इजराइल बचेगा नहीं, ठीक है। और यहां पे देखिए, जैसे इसको आप फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका इजराइल है, यहां पे कलर में। तो एक उन्होंने यहां बनाया कि यहां से अटैक करा जाएगा, एक उन्होंने लेबनान से अटैक किया जाएगा, सीरिया से अटैक किया जाएगा, और एक आपका फिलिस्तीन से अटैक किया जाएगा। इससे इजराइल को, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ईरान इसको सपोर्ट करता है। तो जो खबर यहां पर, यह 2 चीज समझिए कि चूंकि हूतीज के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, हूतीज यमन के अंदर है, ठीक है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो बहुत ही एक्टिव है, ईरान द्वारा सपोर्टेड है, और लगभग कहते हैं कि 1.5 से 2 लाख जो है मिलिटेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक खबर इंपॉर्टेंट आ रही है, इन्होंने ये जो इलाका है रेड सी से गल्फ ऑफ एडन, इसको कर लिया कंट्रोल, या कहेंगे बाब अल मंदेब जो है, इस इलाके को कंट्रोल कर लिया, करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर शिप आए तो ये शिप जो है यहां पर बड़ा दिक्कत कर जाता है। और क्योंकि ये आपका रेड सी है, या रेड सी से फिर आपका ये सुएज कैनाल के माध्यम से ये शिप जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इस पॉइंट को चोक करने की कोशिश करते हैं ये हूती वाले। और ये जो हूतीज हैं, ये जब भी कोई कॉमर्शियल जहाज जाता है, कॉमर्शियल जहाज जाएगा, जहाज मतलब पानी का जहाज जाएगा, तो उस पर अटैक करेंगे, उसको मजबूर करते हैं कि वो रास्ता या तो डाइवर्ट करे, या तो रास्ता वो डाइवर्ट करे। डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो यहां से निकल के और ये अफ्रीका के होकर गुजर के पीछे से घूम के आए, ठीक है। तो वो महंगा पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरा, या तो अगर आप इस इलाके को फॉलो करोगे तो फिर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत ज्यादा चार्ज करती है, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क इलाका है। तो ये भी आपके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स के पैसे, प्राइस पे बहुत बड़ा असर करता है। तो हूतीज जो हैं वो यहां पर इस चीज को चोक करके एक तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं कि अगर हमने इतना बड़ा बवाल कर दें तो हमें लोग रिकॉग्नाइज करें और हमारी बात माने। और इसमें वो थोड़ा बहुत सफल हुए भी हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो उन्होंने ब्लॉक किया, तो लगातार अमेरिका हो या इजराइल वगैरह हो, उन्होंने लगातार अटैक किया है, उससे नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन अभी तक हूतीज खत्म नहीं हुए हैं, हूतीज खत्म नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, और इनफैक्ट उन्होंने एक रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जो इजराइल का एक एल्बेट पोर्ट है, ये देखिए इलियट पोर्ट जो है यहाँ पर, जो इजराइल के बिल्कुल यहाँ बॉर्डर पे है, जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा ये इजराइल का ये यहाँ पोर्ट है, ये जो पोर्ट यहाँ पर है, ये पोर्ट, ठीक है, इलियट पोर्ट है, ये बैंकरप्ट हो गया है। यानी कि चूंकि ये रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो ये सुएज कैनाल, तो ये पोर्ट यहाँ पे आता, तो ये पोर्ट जो है यहाँ पर वो बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया, पैसे बचे ही नहीं उसके पास। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हूतीज का इजराइल के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको काउंटर करने के लिए लगातार काम क्या हुए कि अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट और यूके ने मिलकर एक ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर चलाया, ठीक है, हूतीज को कंट्रोल करने के लिए यमन के अंदर, और दूसरा चलाया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया, ठीक है। ये भी जो है यमन के अंदर चला है, हूतीज मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। कौन चला रहा है? यूएस, यूके, इजराइल मिलकर चला रहे हैं। तो 2 है, ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, दोनों हैं ऑपरेशन, ठीक है।
चलिए, तो इलियट इलियट पोर्ट भी हमने पढ़ लिया और ये सब यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप गल्फ ऑफ एडन, जिबूटी, इटेरिया का ग्रुप है, यहाँ पर देख लीजिए ये बॉब एल मेंदेव है, इसको पढ़ लिया। तो थोड़ा सा इसको चूंकि अब मैप को साथ पढ़ेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होती जाएंगी आपकी। अगला है लोकसभा के अंदर भी चुनाव हुआ 2024 के अंदर, ठीक है। वहां पर वुमेन कैंडिडेट्स के बारे में एक रिपोर्ट आई है। क्या आई वुमेन कैंडिडेट्स के बारे में? लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ, इसमें रिपोर्ट आई कि जो जनरल इलेक्शन 2024 का हुआ, सीट्स हैविंग वुमेन कैंडिडेट, जो लगभग 390 सीट्स के ऊपर कोई ना कोई वुमेन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, 390 सीट, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट है सबसे ज्यादा 2024 के अंदर सीट्स हैविंग वुमेन कैंडिडेट, ठीक है। और सीट्स विद नो वुमेन कैंडिडेट ये 152 है, जो कि पिछले साल से डिक्लाइन किया गया है, मतलब डिक्लाइन हुआ है इस चीज का। पहले 171 था, अब 152 है, यानी कि औरतें जो हैं वो अब पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं, और ये डेटा यहाँ शो कर रहा है। अब इसको कहाँ यूज करेंगे? जब भी औरतों के ऊपर कोई आप लिखने आएगा, आपको मेंस में आंसर लिखने को आएगा, आप लिख देना कि भाई जो जीएस अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था उस लोक में हम ये शो कर रहे हैं। 2019 से कंपेयर करते हैं 2024 की बात करें तो हम देखते हैं कि ज्यादा लोग वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं आई हैं, और ऐसी सीट्स जो कि जहां पे कोई भी वुमेन कैंडिडेट नहीं खड़ी हुई है, वो उसकी गिरावट लगभग 31 सीट से गिरावट हुई है, ये देखने को मिल रहा है। ये डेटा यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। टोटल वोट 800 रही है, टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने? 74 है, जो हाँ पिछली बार से कम है। पिछली बार 78 मैक्सिमम गया था, इस बार सिर्फ 74 गया है, इस बार सिर्फ और सिर्फ 74 गया, तो पिछली बार से कम हो, लेकिन पार्टिसिपेंट ज्यादा हुआ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात, अगर आप जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी, वहां पर सशक्तिकरण में आप ये डेटा को यूज कर सकते हो। राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण तो हो रहा है, अवेयरनेस तो फैली रही है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको यहां यूज कर सकते हो। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि भाई सरकार चाहती है कि एक ही टाइम पर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, और जो आपके पहले चुनाव लोकसभा और विधानसभा के हो जाए, और उसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी यानी कि प्रधानी और पार्षदी वाला चुनाव हो जाए, ठीक है। सरकार का कहना है, बीजेपी सरकार का और पार्टी का, कि एक साथ चुनाव होने से फायदा ये होता है कि बार बार चुनाव होने का झमेला नहीं रहता, खर्चा भी कम आता है, और दूसरा जो एक 24 घंटे या 12 महीने जो एक चुनावी मोड में रहती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो नहीं रहेंगे, और एक प्रॉपर काम करने का मौका मिलेगा कि भाई एक बार जीत गए तो उसके बाद 5 साल बाद इलेक्शन होगा, तो रिलैक्स होकर पूरा प्रॉपर तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजीज को कर पाएंगे, जिससे कि लगातार चुनाव का प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसके अपने फायदे नुकसान है, ठीक है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो इस आर्टिकल में जो डिस्कस था वो था कि ये जो अभी गया है, ये असल में जेपीसी में गया हुआ है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर गया हुआ है। तो लेकिन जो बिल रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल 129 बिल है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बिल गया, अभी एक्ट नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, जब ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा साइन कर लिया जाएगा, तब जाके ये बिल जो है एक्ट बनता, कानून बनता। अभी ये बिल है, तो बिल नंबर कौन सा है? 129 है, ठीक है। अब 129 इसके साथ साथ ये तो बिल, अब कुछ आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट होगा। कौन से? 83 आर्टिकल अमेंड करेगा, 172 आर्टिकल अमेंड करेगा, 327 करेगा। तो इस बिल के अंदर बताएगा कि 3 आर्टिकल्स में बदलाव करने पड़ेंगे। आर्टिकल 23 बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो ड्यूरेशन है कि भाई 5 साल बाद ही चुनाव होगा, उसको कौन बताता है? आर्टिकल 83 बताता है। वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर ये हो रहा कि चुनाव 5 साल के लिए होंगे। मान लेते हैं कि इस बीच में कोई सरकार गिर जाती है, मान लो कि मध्य प्रदेश सरकार गिर गई, चुनाव हुए और मध्य प्रदेश सरकार में भी एक सरकार बनी, लेकिन वो 2 साल के बाद गिर जाती है, तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि वो फिर चुनाव वहां पे होगा, बट वो चुनाव बचे हुए टाइम के लिए होगा, यानी 3 साल के लिए होगा, वो 5 साल के लिए नहीं होगा। यानी कि नेक्स्ट चुनाव जब सबके साथ होंगे, जितना टाइम बचेगा सिर्फ चुनाव उतने ही समय के लिए कराया जाएगा, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो लोकल बॉडीज की बात हो, ठीक है। चुनाव टाइम पे कराया जाएगा, ठीक है, एक ही टाइम पे होगा। और ये जो हो रहा है वो आप समझिए कि 2034 में इसको स्टार्ट करना है। तो अभी 2034 पहला जो चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन का, वो 2034 से ही शुरू हो पाएगा। 10 साल में अभी हमें टाइम लगेगा चीजों को प्लान करने में। आर्टिकल 172 क्या बोलता है? ये जो लोक विधानसभा है उसके ड्यूरेशन की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 327 क्या बोलता है? ये आप इलेक्शन टू इलेक्शन, यानी कि जो आपके विधानसभा लोकसभा के हैं उनके इलेक्शंस की बात करता है। तो 83, 172 और 327 ये 3 आर्टिकल्स अमेंडमेंट होगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन 129 बिल
2024 के अंदर। केन बेतवा रिवर लिंकिंग, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर प्रोजेक्ट है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है। 80s में ही इसके ऊपर काम किया गया था कि भाई जो केन रिवर है, ठीक है, जो ये केन रिवर है, इसको इसका सॉरी जो इसका जो पानी है वो केन रिवर के अंदर यूज किया जाए, इसके अंदर बेतवा में यूज किया जाए, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कुछ रिवर ऐसी है जो कि लगातार पानी में एक्स्ट्रा पानी आता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो थोड़ा तो पानी यूज हो जाता है, लेकिन थोड़ा पानी वो वेस्ट हो जाता है, समुद्र में चला जाएगा। कुछ रिवर ऐसी हैं जो जिनका सोर्सेस कम है, उनको दिक्कत आती है। तो जो रिवर्स ऐसे 12 महीने नहीं काम कर पाती हैं या पानी कम होता है, तो उनको दूसरी रिवर से जो है कनेक्ट कर जाएगा। तो केन बेतवा जो रिवर है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपस में कनेक्ट कर देंगे, लिंक, केन बेतवा लिंक, ये लिंक कर देने से दोनों रिवर के यानी कि जो केन रिवर का जो है पानी है वो बेतवा रिवर में चला जाएगा और यहाँ पर फायदा हो जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि जो ये बुंदेलखंड इलाका जो है, जो अगर मैं यहाँ बोलूँ, ये बुंदेलखंड रीजन है पूरा के पूरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये इलाका जो है, ठीक है, मिला के बुंदेलखंड रीजन है, ये रीजन को जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है फायदा करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड आपसे पूछता है कि बुंदेलखंड में यूपी के अंदर कौन कौन सा इलाका जो है बुंदेलखंड में आता है, तो चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया। बुंदेलखंड के अंदर 4, 5, 6 जो स्टेट्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से लगभग उत्तर प्रदेश के 10 और मध्य प्रदेश के 12 जो है जिले फायदे में आएंगे। लेकिन ये बुंदेलखंड रीजन की बात हो रही है, यहाँ पर इस केन बेतवा रिवर लिंक से पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, इरिगेशन मिलेगा, ठीक है। ये इलाका डेवलप होने का है। तो बाकी अगर एमपी की बात करते हैं तो दतिया अलग से आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, दमाऊ और सागर, ये आपका बुंदेलखंड रीजन है। लेकिन कम से कम यूपी का तो याद कर लीजिएगा कि यूपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। अगला देखते हैं वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान न्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक ना डेटा आया, कौन किसने डेटा दिया है? डेटा दिया है रेलवे विभाग ने। डेटा दिया रेलवे विभाग ने कि रेलवे से ट्रेवल करने वाले लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां हुई है, यानी कि लोगों ने किस राज्य के अंदर जाकर काम किया है। तो रेलवे का जो एक रहा है इसके अंदर, इंडियन रेलवे के पैसेंजर के उसके से, तो ज्यादातर लोग वेस्ट बंगाल और राजस्थान की तरफ गए हैं काम करने के लिए। वेस्ट बंगाल और राजस्थान नंबर 1 और 2 रहे हैं जहां पर लोगों ने काम करना पसंद किया है। नंबर 3 पे आता है यूपी, अपने जो है वो नंबर 3 पे यूपी है। तो उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। तो नंबर 1 और 2 कौन से हैं? वेस्ट बंगाल और राजस्थान। 1 और 2 वेस्ट बंगाल और राजस्थान है जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गोवा के अंदर, लेकिन नहीं, अब जो है वेस्ट बंगाल और राजस्थान 1 और 2 पे आते हैं, यूपी तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बात को ठीक से कवर कीजिएगा। अब स्पोर्ट्स का पढ़ते हैं, अंतिम पढ़ लेते हैं। किन्नूर हम्पी जो है ये इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर है, फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने रैपिड, ठीक है, रैपिड के अंदर, रैपिड चैंपियनशिप के अंदर में दूसरी बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। एक बार ऑलरेडी शायद 2019-20 में बन चुकी हैं, ये दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। किन्नूर हम्पी इनका नाम है, ये महिला है, किन्नूर हम्पी महिला है। एक और चेस प्लेयर है, कौन? डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है। ये भारत के मतलब ये भी दूसरे ही पहले, इससे पहले विश्वनाथ आनंद हुआ करते थे जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे, लेकिन डी गुकेश ने लिंग डैन को हराकर, डैन लिंग, ठीक है, उसको हराकर, चाइनीज प्लेयर थे, उनको हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप पर कब्जा किया। तो इस समय इंडिया के तो क्लासिकल में भी जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, और ये जो रैपिड है इसमें भी है। अब तीसरा फॉर्मेट होता है ब्लिट्स होता है, वो उस अभी होने वाला है, अभी तो नहीं हुआ है। तो 2 में तो इंडिया को चैंपियन मिल चुका है। एक कौन सा? क्लासिकल मतलब क्या होता है? इसमें समय की पाबंदी नहीं होती है, आप खेलते रहो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे खेलते रहो, ठीक है, उसे क्लासिकल बोलते हैं। और रैपिड और ब्लिट्स में समय की पाबंदी होती है कि एक में 5 मिनट का समय होता है, एक रैप, और जो ब्लिट्स होता है वो 2 मिनट, 3 मिनट में ही टाइमिंग चलता है। तो फटाफट चाल चलनी पड़ती है इसके अंदर। तो अलग अलग तरह का ये कैटेगराइज है चेस के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो इतना ही था, मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों से। ये है अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये वीडियो और पीडीएफ है ये मैंने अपने पीसेस गुरुजी वाले टेलीग्राम चैनल वहां पर मैं भेज रहा हूँ, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो नंबर मैं दिया हुआ, आप नंबर पर कॉल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था।